उसके बाद आ जाएँ अक्यूट रूमेटिक फीवर प्लस कार्डाइटिस। इसमें ना क्या क्या होता है, ठीक है। कार्डाइटिस में हम क्या क्या करते हैं, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस में आपके पास क्या है, एक तो एट्रियल वाल्व आपके पास जो ना आपके पास क्या होता है इसमें होती है, एंड माइट्रल वाल्व में ना आपके पास क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन ट्राइकस्पिड में इतना नहीं होता। 5% ऑफ द पीपल में ट्राइकस्पिड का जो है ना आपके पास क्या मसला होता है। एट्रियल वाल्व में आपके पास क्या 20 to 30% होता है। इसमें आपके पास क्या 70 to 80% आपके पास माइट्रल वाल्व भी आपके पास क्या अफेक्टेड होता है। तो माइट्रल वाल्व में आपके पास अच्छा एओर्टिक देखते हैं। अब एओर्टिक में आपके पास होता क्या है, इसमें ना आपको क्या चीज़ मिलेगी, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। यहाँ पर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर मैंने लिखा है। अब अर्ली डायस्टोलिक मर्मर क्या है, लेट्स सपोज दिस द लेफ्ट एट्रियम, दिस द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर ये क्या एओर्टिक वाल्व है। अब एओर्टिक वाल्व में क्या होगी, एओर्टिक रीगर्ज होगी। नॉर्मली इस तरह से होता है। अब एओर्टिक रीगर्ज में ये वाल्व इस तरह से आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब एओर्टिक रीगर्ज में आपके पास क्या होती है, एओर्टिक मतलब क्या, वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया है, वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया इनटू द एओर्टा। मतलब क्या, वेंट्रिकल अब किस में है, डायस्टोल में। अब वेंट्रिकल किस में, डायस्टोल में। वेंट्रिकल किस में, डायस्टोल में। और यहाँ पर एट्रिया यहाँ पर क्या करेगा, इसको फिल करेगा डायस्टोल के ड्यूरिंग। एट्रिया इसको फिल करता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो प्रेशर है ना इसमें एओर्टा में वो बिल्कुल हाई होता है। ड्यू टू द हाई प्रेशर, बिल्कुल इतना तेज़ प्रेशर होता है ना, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है अर्ली डायस्टोल में, ये जो फ्लूइड है इतनी तेज़ी से आता है ना, यहाँ पर एक मरमर प्रोड्यूस करता है जिसको हम अर्ली डायस्टोलिक मरमर बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको हम बोलते हैं, क्या अर्ली डायस्टोलिक मरमर। ये सिर्फ मतलब क्या, जब वेंट्रिकल साइलेंट होती हैं, जब वेंट्रिकल साइलेंट होती हैं तो आपने वहाँ पर सुनना होता है, बिल्कुल अर्ली अर्ली जो साइलेंस होता है उनमें, ठीक है, आपने वो सुनना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये मरमर प्रोड्यूस होता है, इसे हम बोलते हैं कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। ये हाई प्रेशर ऑफ द एओर्टा की वजह से बनता है और एओर्टिक रीगर्स की जो ना वजह से बन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद माइट्रल रीगर्स में मैंने आपको PSM पेन सिस्टोलिक मरमर बता दिया था। इसमें एक और मरमर प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं कोरी कोम मरमर, नॉट कोरी, केरी कोम मरमर। केरी कोम मरमर में होता क्या है, ये जो मरमर है ना, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मिड डायस्टोल। क्या, मिड डायस्टोल में। ये मरमर आपके पास क्या मिड डायस्टोल में, ये अर्ली डायस्टोल में बन रहा था। इसके बाद ये जो बनेगा ये मिड डायस्टोल में बनेगा। अर्ली डायस्टोलिक मरमर इस आपके पास क्या किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द एओर्टिक रीगर्ज। एंड मिड डायस्टोलिक मरमर या फिर कैरी कोम मरमर इज़ ड्यू टू द माइट्रल रीगर्ज, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाए मायोकार्डियम पर। अब देखें मायोकार्डियम में होता क्या है, जो मायोकार्डियम है ना, ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम बिकम लूज, myocardium become loose and cannot contract and become dilated and stretches the annulus of the आपके पास क्या, अब देखें ये जो मायोकार्डियम है, अच्छा ये पूरी क्या, ये एंडोकार्डियम है, ये एंडोकार्डियम है पूरी की पूरी, ये क्या पूरी की पूरी मायोकार्डियम है। जब मायोकार्डियम आपके पास क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो ये क्या करेगी, डायलेट हो जाएगी। डायलेट होने की वजह से ये क्या करेगी, प्रेशर डालेगी किसके ऊपर, ये क्या इसका एन्यूलस ऑफ द माइट्रल वाल्व है, ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगी और इसको स्ट्रेच करेगी। जब इसको स्ट्रेच करेगी तो ये इसके जो लीफलेट्स हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जब ये दूर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये ना प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएंगे ना, जब ये दूर हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे, जब ये डायलेट हो जाएगी, मतलब ये मायोकार्डियम डायलेट हो जाएगी तो ये क्या करेगी, इसको स्ट्रेच करेगी। इसको जब स्ट्रेच करेगी तो ये जो लीफलेट्स हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जब ये लीफलेट्स दूर हो जाएंगे तो इनमें रीगर्स की जो ना चांसेस बिल्कुल हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ना वो हो रहा होता है। एक तो इसमें MR के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरे इसमें जो ना कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अक्यूट फेज़ में ही डाई कर जाते हैं ड्यू टू दिस मैनिफेस्टेशन, कंजस्टिव कार्डियक फेल। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है विथ अक्यूट रूमेटिक फीवर या फिर अक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और वो फिर डाई कर गया है, तो आपने ना रूल आउट करना है आपको 80% या फिर 90% ऑफ द पेशेंट में जो कॉज मिलता है डेथ का, वो आपके पास कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर होता है। और ये एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये जो फीवर है ना या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये आपके पास बच्चों में होती है, ठीक है, बड़ों में नहीं होती, ठीक है। अंडर 30 से ना अंडर 30 होती है, ठीक है। 30 तो अब बहुत है, ठीक है, 25 करते हैं, ठीक है, या फिर 20 करते हैं, उनमें ही होती है। तो इस तरह से ना ये जब लूज़ हो जाएगी और कांटेक्ट नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। और वो फिर बाकी आपको कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर का पता है कि क्या होता है, ठीक है।
अच्छा, और इस ये जो एम आर इस तरह से डेवलप कर रहा होता है, ठीक। और इस एंडोकार्डियम में ना आपको एक ही चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब जब एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होगी ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब एंडोकार्डियम स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ना स्टेज का नाम चेंज होता है। इस स्टेज को बोलते हैं हम क्या, प्रोलीफरेटिव स्टेज। क्या, प्रोलीफरेटिव स्टेज। इससे पहले वाली जो भी बताया, पहला वाला जो भी बताया मैंने, मायोकार्डियम से पहले वाला जो भी हो रहा था, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सुडेटिव स्टेज। एक्सुडेटिव स्टेज। तो ये आपने लिख देना है इसमें, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, मायोकार्डियम में आपको क्या मिलेगा, अशॉफ्स बॉडी मिलेंगी, अशॉफ्स बॉडीज़ और अशॉफ्स बॉडी मिलेंगी, और ये पी आर इंटरवल ज़्यादा मिलेगा। ये मैं इसको डिफाइन करूँगा कैसे होता है, ठीक है। अब अच्छा, अशॉफ्स बॉडी क्या होती है ये आपको बताता हूँ मैं इधर। अब ये क्या है आपके पास, क्या है जो है ना, इसमें ना ये जो सेंटर है, सेंटर में ये चीज़ क्या आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये कोलेजन एंड फिब्रिन होता है। ये क्या, कोलेजन एंड फिब्रिन है। इसमें भी आपके पास क्या एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। ये क्या, एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं। इसके अंदर ये न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, और ये आपके पास एक चीज़ आती है इसमें, क्या, एक सेल होते हैं मैक्रोफेज, उनको ना हम एनिटशो सेल, पता नहीं यार इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं लिख देता हूँ एनिट, SCHKNOW, आई थिंक ऐसा ही है, हाँ। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कर देना, ठीक है। लेकिन ये होते क्या हैं वो बताता हूँ कि मैं होते क्या हैं ये क्या है, ये दीज आर दी एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। इनमें क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियर चेंजेस हैं, न्यूक्लियर चेंजेस हो जाती हैं इनमें, जो ना इन सेल्स में क्या न्यूक्लियर चेंजेस हो जाती हैं, और न्यूक्लियर चेंजेस होने की वजह से ये सेल्स हैं ना आपके पास क्या, मैक्रोफेजेस, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो ना आपके पास क्या, एनिटशो सेल्स, और या फिर इन्हें हम कैटर पिलर, जो ना आपके पास क्या, पिलर सेल्स भी बोलते हैं, कैटर पिलर सेल्स, ठीक है। कैटर पिलर सेल्स, कैटर पिलर जो ना, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल जो ना आपके पास क्या मुश्किल है। तो इन ये क्या है, बेसिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, दीज आर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास जायंट सेल भी मिलेगा, ये जायंट सेल है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मिलेगी जो दिस दी आपके पास क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, दी सेल्स आपके पास क्या होंगे, ये फाइब्रोसाइट्स। यहाँ पर फाइब्रोसाइड क्यों आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं माइट्रल स्टीनोसिस को टच करूँगा ना, तो ये मैं बताऊंगा कि जो ना ये क्यों आए थे इधर, ठीक है। अच्छा, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम क्या बोल रहे होते हैं, अशॉफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, अशॉफ बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर पी आर इंटरवल क्यों बढ़ेगा, बिकॉज पी आर मायोकार्डियम, अब देखिए मायोकार्डियम क्या है, कंटेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखें ये क्या है, एट्रिया, ये एट्रिया की कंट्रैक्शन है। अब देखें हार्ट में उसकी ना कंट्रैक्शन इतनी प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पर ये जो रिदम है ना, रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। रिदम डिस्टर्ब होने की वजह से ये जो सिग्नल है फ्रॉम द एस ए नोड टू द ए वी नोड, उसमें ना डिले हो जाता है। उस डिले होने की वजह से ये जो पी आर इंटरवल है ये बिल्कुल प्रोलॉन्ग हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल, इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को इधर होना चाहिए था, इधर नहीं है। तो इसकी वजह से जो पी आर इंटरवल है, ये पी आर इंटरवल यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो कंडक्शन पाथवे है वो आपके पास स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो ना ये आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डाइटिस में आपके पास क्या है, पेरिकार्डाइटिस में आपको क्या मिलेगा, आपको फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस मिलेगा। क्या, फिब्रिनस एक्सुडेट मिलेगा और फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस मिलेगा। इसमें फिब्रिन आपके पास इसमें डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एंडोथेलियल गैप्स होते हैं वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसमें फिब्रिन ड्यू टू इंक्रीज एंडोथेलियल गैप्स, ये क्या, इसमें फिब्रिन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और फिब्रिन डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पर ये जो पेरिकार्डियम है ये ना अप्रोक्सीमेट करेगी दोनों ना क्या करेंगी, ये क्या विजरल है, ये पेराइडल है, दोनों अप्रोक्सीमेट करेंगी, दोनों रब करेंगी। इनमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल रब, ठीक है। तो ये भी होता है इसमें। और उसमें जो इन्फ्लेमेशन मिलेगी उसको हम फिब्रिनस, या फिर जो ना आपके पास फिब्रिनस जो ना आपके पास क्या इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, या फिर फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये पेरिकार्डाइटिस में मिलेगा। उसके बाद आपके पास पेरिकार्डाइटिस में आपको चेस्ट पेन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो चेस्ट पेन है, कुछ पेशेंट को ना ये पेन जो है ना आपके पास क्या बिल्कुल शार्प होता है, कटिंग पेन होता है, आपके पास क्या एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। एंड कुछ पेशेंट में ना ये आपके पास क्या डल एंड डिफ्यूज़ भी होता है। सम पेशेंट्स आपके पास क्या केम विद द हिस्ट्री ऑफ शार्प पेन, सम पेशेंट्स कम विद द
हिस्ट्री ऑफ डल एंड डिफ्यूज पेन, ठीक है। तो आपने ना उसको रूल आउट करना है, ठीक है। एंड ये जो चेस्ट पेन है, इट रिलीव्ड बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, एंड आपके पास क्या, जब आप सो जाते हैं तो ये आपके पास क्या पेन जो आपके पास क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो पेन है आपके पास क्या रिलीव हो जाता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, और आपके पास क्या रिलीज़ हो जाता है आपके पास क्या, और नॉट रिलीज़ हो जाता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, आपके पास बैकवर्ड बेंडिंग में ये बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें पेरिकार्डियल मैंने बता दिया, इसमें एसटी एलिवेशन होती है, ठीक है। अब देखें एसटी एलिवेशन इसमें कैसे होती है। ये क्या है, एसटी सेगमेंट है। अब ये जो एसटी सेगमेंट है इसमें डाउनवर्ड डिप है, इसमें डाउनवर्ड डिप है। अब जो एसटी एलिवेशन है वो आपको उसमें भी मिलता है इस्कीमिक में, लेकिन इस्कीमिक में ये अप वाला होता है, इस्कीमिक में अप वाला होता है, इसमें डाउनवर्ड डिप है। अप वाले में आपके पास क्या है इस्कीमिक एसटी एलिवेशन है, इसमें आपके पास क्या है डाउनवर्ड डिप है। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या होगा, जो है आपके पास क्या पेरिकार्डियल आपके पास क्या होगा एसटी एलिवेशन हो, मतलब क्या दिस इज द काज ऑफ पेरिकार्डाइटिस, मतलब कि इसमें डाउनवर्ड डिप होगा। एसटी एलिवेशन तो है लेकिन डाउनवर्ड डिप है, ठीक है। अपवर्ड डिप होगा तो आपके पास क्या इट इज़ रिलेटेड टू द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो इसमें ये होता है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा अभी आ जाए, मैं आपको बताऊंगा कि क्रोनिक में क्या क्या होता है, क्रोनिक मतलब क्या, उसमें डिजीज़ में क्या होता है। लेट्स सपोज दिस इज़ द मैट्रल वेल्व, ये मैट्रल वेल्व है। अब ये क्या इसके ऊपर एट्रिया है, ठीक है। अब ये क्या वेल्व ओपन है, ठीक है, ये ओपन वेल्व है। इसके क्या ये दोनों कोमिशर्स हैं, ठीक है। ये इसका क्या एन्यूलस है। अब इस वेल्व में यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फाइब्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये फाइब्रोसिस क्यों होगी, ड्यू टू दीज फाइब्रोसाइट्स आर द एक्टिव सेल्स। सबसे पहले ना ये फाइब्रो आपके पास क्या होते हैं ब्लास्ट, ये फाइब्रोसाइट इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद ये फाइब्रोसाइट आपके पास ना ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। अब ये एक्टिव क्यों होते हैं पता है, ये जो यहाँ पर टी सेल्स हैं और ये यहाँ पर मैक्रोफेज भी होते हैं इसमें। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, फाइब्रोसाइट को कन्वर्ट करता है इनटू द फाइब्रोब्लास्ट। अब दिस फाइब्रोब्लास्ट इज़ गोइंग टू लेट डाउन द कोलेजन ऑन द वॉल, ऑन द वेल्व, ठीक है। वेल्व, ये जो वाल्व है उसके ऊपर ये कोलेजन को लेट डाउन करेगा। यहाँ पर ये जो वाल्व है यहाँ पर फाइब्रोटिक हो जाएगा, बिल्कुल थिक हो जाएगा एंड डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर कैल्सिफिकेशन भी आ जाएगी, यहाँ पर इवन न्यू वेसल्स भी बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यू वेसल्स भी बन जाएंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद ये जो वाल्व है बिल्कुल जो ना आपके पास क्या यूँ जो ना इसमें पूरे के पूरे में ना ये यहाँ पर क्या हो जाती है फाइब्रोसिस आ जाती है, ठीक है। ये फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। तो ये इस तरह से ना होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या बंदा क्रोनिक में जा रहा है, ठीक है। पहले माइट्रल रिगर्स था, अभी माइट्रल जो ना स्टीनोसिस डेवलप होने जा रही है, ठीक है। अब माइट्रल स्टीनोसिस यहाँ पर क्या है बिल्कुल जो ओपनिंग है वो बिल्कुल स्टीनोटिक हो गई है, बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग बन गई है। पहले तो बिल्कुल बड़ी थी ना, अब पहले तो जो ना रिगर्स कर रहा था लेकिन ओपनिंग तो उतनी ही थी ना, अब ओपनिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसे हम बोलते क्या माइट्रल स्टीनोसिस, ठीक है। अब माइट्रल स्टीनोसिस आपके पास क्या है, इट इज़ आपके पास क्या जो ना क्रोनिक है। ये क्रोनिक आपके पास क्या बंदा क्रोनिक जो ना आपके पास क्या उसमें चला गया है, ठीक है। क्रोनिक रियोमेटिक फीवर यहाँ पर आ गया है। अक्यूट अब चला गया, ठीक है, अक्यूट चला गया। अभी बंदा किस में है, क्रोनिक फेज़ में आ गया है, ठीक है। तो ये आप इस वाल में लिख देना थे ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए माइट्रल स्टीनोसिस में ना इसकी एक डिफॉर्मिटी आ जाती है। वो डिफॉर्मिटी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये वाली है। अच्छा ये यहाँ पर भी बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखें ये कि इसकी ओपनिंग बिल्कुल कम हो गई है। अब ये इसकी ओपनिंग जब कम हो जाएगी तो ये ना एक शेप बन जाता है। इस शेप को नाम बोलते क्या फ़िश माउथ डिफॉर्मिटी। फ़िश माउथ मतलब क्या इसका जो माउथ है वो बिल्कुल फ़िश के जितना बन जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाती है फ़िश माउथ डिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको हम, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है बटन होल्ड डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। ये आपके पास क्या है फ़िश माउथ डिफॉर्मिटी हो जाती है, या फिर इसे हम बटन आपके पास क्या होल डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। ये आपके पास किस में होती है, माइट्रल वेल्व स्टीनोसिस में होती है। ये माइट्रल वेल्व MVS माइट्रल वेल्व स्टीनोसिस में होती है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतना आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास हम आ जाते हैं किसके ऊपर, जो है ना इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स पर। इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स में आपके पास क्या क्या होते हैं, जो है ना आपके पास क्या 5 चीज़ें ना मेन होती हैं, 5 चीज़ें।
एक तो कोरिया, पॉलीआर्थराइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये जो लाइन है ये शो करिए इसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को, ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, अब ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, दिस इज़ शोइंग द कोरिया। यहाँ पर ये देख रहे हैं इस लाइन से ये चीज़ यही शो कर रही है, ये क्या है, कोरिया को शो कर रहा है। अब यहाँ पर इस बंदे को जो है ना बच्चे को यहाँ पर क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, लेकिन जब कोरिया डेवलप हुआ, अब अच्छा व्हाट इज़ कोरिया, अब इसमें जो कोरिया डेवलप होता है इसमें बोलते क्या, सिडेनेम कोरिया। व्हाट इज़ कोरिया, कोरिया इज़ इनवॉलंटरी पर्पजलेस मूवमेंट इज़ कॉल्ड कोरिया। इनवॉलंटरी पर्पजलेस मूवमेंट इज़ कॉल्ड कोरिया, उसे हम कोरिया बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़ भी आती है, वो मैं आपको डिफरेंशिएट करवाऊँगा इसमें, जो ना उसमें भी कोरिया होता है, लेकिन वो जो ना सेमी वॉलंटरी होता है, वो भी आपको बताऊंगा उधर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कोरिया है, लेट्स सपोज ये कोरिया डेवलप हुआ, लेकिन ये आपके पास ख़त्म हो गया है जो है ना इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद इसको पॉलीआर्थराइटिस भी हुआ, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको अक्यूट रिमेटिक फ़ीवर हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। ARF के उसको शो कर रहा है, अक्यूट रिमेटिक फ़ीवर को शो कर रहा है, ये भी आपके पास ये क्या हुआ उसके बाद ख़त्म हो गया। अब इसको मायोकार्डाइटिस हुआ, मायो रेड वाला मतलब कि अब मायोकार्डाइटिस जब इसको हुआ, कुछ पेशेंट ना यहाँ पर भी कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर ना डेवलप कर जाते हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर इनमें डेवलप हो जाता है। जब इनमें कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर डेवलप हो जाए तो यहाँ पर 1 to 2% की जो ना डेथ भी हो जाती है। ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। इनका आपके पास क्या होता है, क्या काज इनका मतलब क्या होता है, ये जो डेथ होती है इनकी अक्यूट फेज़ में इनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो इसका काज होता है मेनली आपके पास क्या, कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर ही इनका ना काज होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या डेवलप हुआ, पेरिकार्डाइटिस डेवलप हुआ। ये क्या है, पेरिकार्डाइटिस, ब्लू वाला पेरिकार्डाइटिस को शो कर रहा है। पेरिकार्डाइटिस हो गया, वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये जो एंडोकार्डाइटिस डेवलप हुआ, ये इसने ना वाल्व को डैमेज किया है, ये देख रहे हैं वाल्व को डैमेज किया है, ये इसने पूरा का पूरा इतना वाल्व को डैमेज किया है, ठीक है। अब लेट सपोज इस बंदे ने दोबारा ज़िंदगी में ना ये इसने इन्फेक्शन डेवलप किया, ये दोबारा इन्फेक्शन है। अब यहाँ पर हर चीज़ होगी फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ है एंडोकार्डाइटिस डेवलप हुआ है, ये यहाँ से फिर यूँ जाएगा, फिर इतना ख़त्म कर देगा वाल्व को। पहले इतना ख़त्म किया था, उसके बाद इतना ख़त्म करेगा, ठीक है। फिर से अगर ज़िंदगी में हुआ, मतलब क्या इतनी बार होता तो नहीं है, लेकिन जो ना बंदे जो ना किन को ना होता है, जो अनलकी पेशेंट्स होते हैं 2 बार तो होता ही होता है उनको, ठीक है। तो ये 2 बार में ही ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो ये बंदा इतना डेवलप कर जाएगा आपके पास क्या, एंडोकार्डाइटिस। तो मतलब क्या ये आपके पास क्या जो ना बंदा इस तरह से ना जा रहा होता है, ठीक है। और ये किसको शो, ये कर्व किसको शो करिए पता है, दिस इज़ शोइंग द क्रोनिक फाइब्रोसिस प्रोसेस। क्या, क्रोनिक फाइब्रोसिस प्रोसेस। मतलब क्या फाइब्रोसिस क्या है, इसका जो ना क्रोनिक फीचर है। अब देखिए क्रोनिक तो है, लेकिन मतलब कि यहाँ पर जो बंदा है उसने MR उसमें डेवलप हो गया है, MR डेवलप हो गया, अब MS डेवलप होने जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ना पेशेंट आपके पास जो है ना आपके पास आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, जो भी पेशेंट्स आते हैं विद कार्डाइटिस, दे आर प्रेजेंटेड विद दी सिवियर टेकिकार्डियास। मायोकार्डाइटिस प्लस सिवियर टेकिकार्डिया इज़ आल्सो अ फीचर ऑफ जो ना आपके पास क्या, रूमेटिक फीवर, कार्डाइटिस। अब कार्डाइटिस, यार ये पेन लिख क्यों नहीं रही, कार्डाइटिस विथ एरिथमियास। एरिथमियास कौन सी होंगी, एरिथमियास में टेकी एरिथमियास के साथ ना ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपके पास आपको ये ना ब्रेडी एरिथमियास यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, ये टेकी एरिथमियास के साथ ही प्रेजेंट करेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास, अच्छा ये इसके क्लिनिकल फीचर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इसके थोड़े बहुत मतलब क्या, ये क्रोनिक एंजियोन आपके पास क्या स्लो वाला था, क्रोनिक एंजियोन आपके पास क्या अक्यूट वाला फेज़ था, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, ये एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब कि MR आपके पास उसमें लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ठीक है। तो ये आपके पास था।
उसके बाद इसकी क्लिनिकल फीचर्स पर आ जाएं, जो कि जो ना आपके पास क्या उसके थ्रू हम डायग्नोस भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या इसको ना हम जोन्स क्राइटेरिया भी बोलते हैं, क्या जोन्स क्राइटेरिया। यहाँ पर इसमें ना आपके पास क्या ये JONES ही है, ठीक है, JONES। J इज़ फॉर जॉइंट्स। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फ़ीचर लिखा है पोली आर्थराइटिस, मतलब कि मेनी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करके, लेकिन ये भी जो J किसको शो कर रहा है, पोली आर्थराइटिस को शो कर रहा है। O किसको शो कर रहा है, यहाँ पर मैंने हार्ट लिखा हुआ है, मतलब कि ये हार्ट को शो कर रहा है, कोई भी हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस, मतलब कि पहले तो एंडोकार्डाइटिस होगी, उसके बाद मायोकार्डाइटिस, उसके बाद पेरिकार्डाइटिस होगी, ठीक है। E इज़ फॉर JON, पहले N है। N इज़ फॉर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है आपके पास, कोरिया। एंड E इज़ फॉर एरिथमा। E इज़ फॉर एरिथमा मार्जिनेटम, क्या एरिथमा मार्जिनेटम, ये क्या E इज़ फॉर एरिथमा। दूसरा इसका नाम मार्जिनेटम भी, एरिथमा मार्जिनेटम। एंड S इज़ फॉर सबकुटेनियस नोड्यूल्स, सबकुटेनियस नोड्यूल्स। These five are the major criterias. These four are the minor criterias. इस minor में आपके पास क्या आता है, increased PR interval, raised ESRR, raised C reactive protein because inflammation हो रही है। उसके बाद इसमें आपको और क्या मिलेगा, आर्थ्रल्जिया, और क्या मिलेगा आपको, फीवर मिलेगा। दीज फोर आर द माइनर क्राइटेरियाज, दीज फाइव आर द मेजर क्राइटेरियाज। जब आपके पास आर्थ्रल्जिया आप ले रहे हैं, पेशेंट आपके पास आर्थ्रल्जिया के साथ आ रहा है, तो आपने पोली आर्थराइटिस को कट करना है, ठीक है। अगर आप पोली आर्थराइटिस को एज ए मेजर क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो आपने आर्थ्रल्जिया को यहाँ से कट करना है, तो ये इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डायग्नोस कैसे करना होता है पेशेंट्स को, एक आपके पास एविडेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास या तो मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए। अब आपके पास एविडेंस क्या होता है। अब एविडेंस में आपके पास एक चीज़ होती है, ये क्या स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ। अब स्ट्रेप्टोकोकस में क्या लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस सोर थ्रोट स्वाब, ये सोर थ्रोट करवा रहा होता है, तो वहाँ से हमने सोर थ्रोट से, मतलब क्या थ्रोट से एक स्वाब लेना है, उसको ना हमने फिर कल्चर में देखना है, ठीक है। अगर ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो ये आपके पास क्या है, ये एक एविडेंस है। दूसरा इसमें क्या है, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, इसमें ना हम इसकी एंटीजन के लिए टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके पास कभी कभी फाल्स रिजल्ट आपको देती है, लेकिन ये एंटीबॉडी टेस्ट इसकी आपको फाल्स रिजल्ट नहीं देती। मतलब कि एंटीबॉडी मतलब क्या, इसकी ना एंटीजन होती है, रैपिड मतलब स्ट्रेप्टोकोकस की एंटीजन होती है, लाइक स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंड DNase-B, इनके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपके पास क्या ब्लड में, ठीक है। तो ये सेरोलॉजिकल टेस्ट आपको हेल्प करती हैं। ये आपके पास क्या है, ये एविडेंस है। अब आपके पास एविडेंस भी है, उसके बाद आपके पास मेजर एंड माइनर क्राइटेरियाज भी हैं, तो आपने डायग्नोस कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। अब आपने डायग्नोस इसको कैसे करना है। आपके पास लेट सपोज कोई भी केस आ रहा है, फर्स्ट आपके पास केस है प्राइमरी केस है, मतलब कि बिल्कुल प्राइमरी केस है, तो आपको डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2, और इस बॉक्स का मतलब क्या है, कोई भी मेजर क्राइटेरिया है, 2 मेजर क्राइटेरियाज आपके पास होने चाहिए, प्लस 0 किसको शो कर रहा है, नो माइनर क्राइटेरिया। ये 0 यहाँ पर किसको शो कर रहा है, माइनर क्राइटेरिया को। एंड प्लस 1 एविडेंस में से आपके पास कोई भी हो सकता है। यहाँ पर सोर थ्रोट आपके पास जो स्वाब है वो पॉजिटिव हो, या फिर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो, या फिर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो, तो ये आपके पास क्या है, ये इसका ना फर्स्ट केस का आपके पास मतलब कि प्राइमरी जो केस है उसका डायग्नोसिस है। या फिर अगर ये नहीं है, अगर आपके पास कोई भी एक आपके पास क्या है मेजर क्राइटेरिया है, लाइक आपके पास पोली आर्थराइटिस है, और उसके बाद आपके पास क्या है 2 माइनर क्राइटेरियाज हैं, लाइक आपके पास फीवर भी है, एंड आपके पास क्या है जो ना आपके पास क्या रेज्ड ESR भी है, और एक एविडेंस भी है, लाइक आपके पास थ्रोट स्वैब जो ना आपके पास क्या पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या है मतलब कि ये भी आपके पास क्या है, ये जो ना आपके पास क्या पेशेंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपने प्राइमरी केस की जो ना आपके पास क्या लेनी होती है, मतलब क्या डायग्नोस करना होता है।
उसके बाद आपके पास क्या है, पेशेंट दूसरा है, उसका ना आपके पास क्या है, रिकरेंट अटैक है लेकिन नो कार्डाइटिस, अभी तक कार्डाइटिस डेवलप नहीं हुई। तो जो क्राइटेरिया हमने इसमें लिए थे वो भी इसी में लेंगे, ठीक है। तो ये सेम है। उसके बाद आपके पास तीसरा पेशेंट आ रहा है, उसमें आप क्या है, पेशेंट विथ रिकरेंट एक्यूट रेमेटिक फीवर प्लस कार्डाइटिस देयर द डेवलप यार फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कार्डाइटिस, डेवलपमेंट ऑफ द कार्डाइटिस। इसमें आपने क्या क्या लेना है, 2 माइनर क्राइटेरिया प्लस 1 एविडेंस, देयर इज़ द नो नीड ऑफ एनी मेजर क्राइटेरिया। अगर आपके पास कार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट हो रहा है तो कार्डाइटिस तो एक खुद ही आपके पास क्या है, एक जो है ना मेजर क्राइटेरिया है। तो आपके पास मेजर क्राइटेरिया दूसरी की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपने दो माइनर क्राइटेरिया देखनी है और आपने एक जो है ना आपके पास क्या एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है विथ ओनली कोरिया यू डो नॉट हैव नीड ऑफ एनी अदर मेजर क्राइटेरिया, एनी अदर माइनर क्राइटेरिया और एनी अदर एविडेंस। कोई भी एविडेंस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो ना आपके पास है दिस कोरिया इज़ रिलेटेड टू द कार्डियक इशू। 70% ऑफ द पेशेंट में जो कोरिया अभी इन्होंने देखा था, 70% ऑफ द पेशेंट्स हैव कोरिया, लेकिन उन्होंने ना इसको एज ए कार्डियक इशू नहीं लिया था तो उनकी डेथ भी हो गई। तो 70% ऑफ द पेशेंट में आपके पास कोरिया है तो आपके पास वो क्या है, उनमें बिना आपने लेबल करना है कि ही इज़ अ कार्डियक, मतलब क्या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद फुल्ली डेवलप्ड एमआर है तो आपने मतलब कि अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, फुल्ली डेवलप्ड एमआर है तो आपको किसी डायग्नोस्टिक जो ना क्राइटेरिया की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ था। अच्छा, उसके बाद ना आपने ना इसको वो करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। लाइक जो मैंने बताया था पोली आर्थराइटिस इसका फीचर था रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। तो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस पोली आर्थराइटिस फ्रॉम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस। पोली आर्थराइटिस को यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद जो ना एक आर्थराइटिस होती है वो रिएक्टिव होती है। सभी जो है ना यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में ना हम सभी जो है ना सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी, लेकिन जो ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो होती है लेकिन यहाँ पर ये भी हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ख्याल आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है पोली आर्थराइटिस को रिएक्टिव पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव आर्थराइटिस को फ्रॉम द रूमेटिक आर्थराइटिस। ये किसके साथ रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द कार्डाइटिस। अब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट का वो सिंबल होंगे, इसमें लार्ज जॉइंट होते हैं, ये सिमेट्रिकल होती है, ये एसिमेट्रिकल होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 1 वीक होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड ग्रेटर देन 1 वीक होता है। इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, इसका प्रोग्नोसिस बिल्कुल मतलब ये जो रिस्पॉन्स है वो गुड होता है। नो एसोसिएशन, इसकी एसोसिएशन होती है विद द कार्डाइटिस, ठीक है। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएशन है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, पांडास। पांडास का जो ना फुल फॉर्म क्या है, पीडियाट्रिक्स ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्री डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पीडियाट्रिक्स ऑटो इम्यून जो ना आपके पास क्या, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। बच्चों में ना ये न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पर कोरिया होगा, ठीक है। अब ये जो कोरिया होगी मतलब क्या, ये ना आपने डिफरेंशिएट करनी है फ्रॉम द जो ना कोरिया इन द कार्डियक टिश्यू, कार्डियम जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। अब इसमें जो कोरिया मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ डेवलप होती है जिसे बोलते हैं टिक्स। अब टिक्स आर दी आपके पास क्या, एबनॉर्मल बट सेमी वॉलंटरी जो ना आपके पास क्या मूवमेंट्स होती हैं। अब जो कोरिया होता है, कोरिया मतलब क्या, इतनी पर्पसलेस मूवमेंट होती है, यूं मूवमेंट्स हो रही होती है, उसका कोई भी पर्पस नहीं होता। अब जो टिक्स हैं इसमें ना आपके पास क्या, आप बंदे को ना लेट सपोज आपके पास यहाँ पर इच हो रही है, लेकिन बंदा इच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बंदा यूं करेगा वो फिर ना वॉलंटरी होती है तो वो ये करेगा नहीं, लेकिन जब तक ये करेगा नहीं इसको तो इसको ना आराम नहीं आएगा। ये फिर ऐसे करेगा, यूँ फिर ऐसे होगा, उसके बाद जो ना फिर से स्टॉप आएगा, उसके बाद जब तक ये इसको इच नहीं करेगा तब तक इसको मज़ा नहीं आएगा। तो ये सेमी वॉलंटरी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, टिक्स। उसके बाद ये टिक्स जो है आपके पास क्या ऐसा ऐसा OCD में डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। वाट आर OCDs, आपको पता है कि OCD क्या होती हैं, ठीक है। तो ये पांडास से भी ना आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या, रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।